हेलो साथियों, आकाश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और अच्छे होंगे और पढ़ाई आप काफ़ी ध्यानपूर्वक कर रहे होंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी आएगी, कि चूँकि स्टूडेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में तैयारी के स्तर को समझना बेहद ज़रूरी है और बिहार स्पेशल का जो क्वेश्चन है आपको एग्ज़ाम में प्लस पॉइंट नंबर दिलाएगा। चूँकि नेगेटिव मार्किंग है, ज़्यादा आंसर बनाने के चक्कर में स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन को गलती करेंगे। ऐसे में अगर बिहार स्पेशल आपका अच्छा तरह से पढ़ा हुआ है, आपने गहराई से पढ़ा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन को, करंट अफेयर को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल घटनाएं भी आती है। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में वहाँ पर देखे थे कि किस प्रकार हम लोगों ने पॉलिटी के क्वेश्चन को डील किया था और राज्यपाल, न्यायाधीश के जो धाराएं हैं उन धाराओं को सीखे थे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल का अधिकार है, किस आधार पर मंत्रिपरिषद से वह सलाह ले सकता है, किस प्रकार से मंत्रिपरिषद का गठन कर सकता है, उन सारे तमाम चीज़ों को वहाँ पर देखे थे। तो उसी आधार पर आज हम लोग नगर पालिका जो चुनाव 2022 हुआ है, इसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट कक्षा को देखेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन नए पैटर्न के आधार पर आएंगे, तो इसलिए इन डाटाओं को देखना काफ़ी अनिवार्य हो जाता है। आइए बिना समय गंवाए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। बिहार निकाय चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुआ था। ये नगरपालिका चुनाव जो 18 से 28 दिसंबर 2022 को आरंभ हुआ था। इन चरणों में 224 नगर निकायों में चुनाव कराए गए थे। घोषणा के अनुसार 15 जिलों में 2 नगर निगम मधुबनी और सहरसा, 13 नगर परिषद, 9 नगर पंचायत आम चुनाव तीसरे चरण में होंगे। आइए पहले चरण में 156 नगर निकायों का चुनाव करवाया गया था, उसके डाटा को देखते हैं। दूसरे चरण में 68 नगर निकायों का चुनाव कराया गया था और तीसरे चरण में 17 कराया गया था। तो आपको एग्ज़ाम में इस तरह दे सकता है, 3 दे देगा कि आम चुनाव जो कराए गए प्रथम द्वितीय चरण में कि कितनी निकायों में कराया गया, तो वह 156, 68 और 17 याद रखना है। 17 नगर निगमों में गया को छोड़कर बाकी सभी नगर निगम में महिला मेयर बनी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है। जो 17 नगर निगम हुए, गया को छोड़कर सभी जगह महिलाएं चुनी गई, यानी गया ही एक ऐसा जगह जहां पुरुष का चुनाव हुआ। पटना की मेयर सीता साहू और डिप्टी मेयर रेशमी चंद्रवंशी बनी। सीता साहू लगातार दूसरी बार पटना की मेयर बनी है। सीता साहू 15 1,54,791 मतों से जीती है, जबकि उसके निकटवर्ती पूर्व मेयर अफजल इमाम की पत्नी मज महजबी 75,185 मत मिले। तीसरे नंबर पर विनीता बिट्टू सिंह रही, जो 64,682 मत ला सकी। सीता साहू 79606 भारी मतों से विजयी रिकॉर्ड हुई। बिहार नगर चुनाव में OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन नामक नई तकनीक का उपयोग किया गया था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है, चाहे बिहार पुलिस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं या दरोगा में। आइए देखते हैं अधिसूचना कब जारी किया गया था। बिहार पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना 24 अगस्त 2021 को जारी की गई थी। इसके अंतर्गत 11 चरणों में चुनाव हुए थे। पहला चरण 24 सितंबर 2021 को हुआ था। अंतिम चरण 12 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गया था। यहाँ पर मतदाता देखेंगे 6.39 करोड़ लगभग थे। जो डाटा इम्पोर्टेंट होगा वो आपको बता दिया जाएगा। इसका परसेंटेज ज़रूरी है। बिहार में 11 चरणों में जो चुनाव हुए, मतों में कितना फीसदी वोट डाले गए थे? 61.53% वोट डाले गए थे। पंचायत चुनाव के 10वें चरण में सबसे अधिक वोटिंग हुआ था, कितना? तो 65.44%। दूसरे चरण में सबसे कम हुए थे, 55.02%। प्रथम चरण में पुरुष की तुलना महिलाओं ने अधिक मतदान किया था। बिहार का वह प्रखंड जहां की सभी 8 पंचायतों में महिलाएं ही मुखिया बनी है, वह सर मेरा प्रखंड नालंदा की है। पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। आम राज्य में चुनाव में 32,801 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। 1734 पद ऐसे थे जहां चुनाव लड़ने के लिए एक भी प्रत्याशी नामांकित नहीं थे। इन पदों को 6 महीने के अंदर इसे भरना होगा। ये इम्पोर्टेंट डाटा है कि अगर कोई पद खाली रह जाता है तो सरकार को उनके उस पद को 6 महीने के अंतर्गत भरना होता है।
21 वर्षीय अनुष्का बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी, जो शिवहर जिले के कुसहर पंचायत की मुखिया है। आयोग के अनुसार 4 सीटों के लिए पुनः मतदान कराए गए। एग्ज़ाम की दृष्टि से यह इम्पोर्टेंट डाटा है। भूकंप क्लिनिक पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में खोले जाएंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट श्रेणी में रखेंगे। भारत का पहला वन हेल्थ लैब मुजफ्फरपुर में खोला जा रहा है। देश का सबसे लंबा रबर डैम गयाजी डैम फल्गु नदी पर स्थापित हुआ है। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल पटना में खुलेगा। पटना मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की अस्थायी ट्रैफिक पार्क पटना में स्थापित किया गया है। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वाणिज्यिक कॉलेज मुंगेर में स्थापित किया जा रहा है। बिहार की पहली फिश फीड मिल रोहतास में स्थापित किया गया है। पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेहटा में स्थापित किया गया है। राज्य का दूसरा तारामंडल दरभंगा में, जबकि पहला तारामंडल आप लोग जानते हैं पटना में है। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में स्थापित विश्व की सबसे लंबी मूर्ति स्थापित हुई है वो बोध गया में स्थापित हुई है। पूर्वोत्तर राज्य भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बरौनी बेगूसराय में स्थापित किया जा रहा है। राज्य का दूसरा डॉल्फर रडार पूर्णिया में स्थापित किया गया है। सीता माता की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा सीतामढ़ी में स्थापित किया जा रहा है। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क थावे गोपालगंज में है। मेगा टेक्सटाइल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जा रहा है। बिहार का दूसरा रोपवे बांका में बनकर तैयार है, जबकि पहला राजगीर में बना था। दूसरा डॉल्फिन सेंटर भागलपुर में, जबकि पहला पटना में स्थापित किया गया था। बापू टावर गर्दनीबाग पटना में लगाया जा रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना पटना में किया जा रहा है। राज्य का दूसरा चिड़ियाघर और प्रथम जैव विविधता पार्क अररिया में बन गया है। उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी पटना में स्थापित किया गया है। आइए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। मेगा टेक्सटाइल पार्क पश्चिम चंपारण में स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट डाटा है, एपीजे अब्दुल कलाम पटना सिटी में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर भारत का सबसे पहला बायोडीजल रिफाइनरी ये भी पटना में स्थापित किया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट डाटा है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट डाटा में जो शामिल है यहाँ पर, देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जा रहा है। ये विश्वविद्यालय है जो पशु विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करेंगे, ये पटना में खोला जा रहा है। देश का पहला ऐसा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय होगा। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देश का सबसे बड़ा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में बनाया जा रहा है। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट दरभंगा में स्थापित किया गया है। देश का सबसे बड़ा जूट फाइबर पार्क, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जूट फाइबर पार्क जो है वो पूर्णिया में स्थापित किया जा रहा है। बिहार सरकार ने रोड रिसर्च संस्था की स्थापना मोकामा में करने का निर्णय लिया है। राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया है। राज्य का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल अभी थोड़ा ही दिन पहले स्थापित किया गया, ये सारण में स्थापित किया गया है। माँ बौद्धिक सांस्कृतिक केंद्र बोध गया में स्थापित किया जा रहा है। बहुउद्देशीय प्रकाश कुंज पटना साहिब में स्थापित किया गया है। राज्य खेल अकादमी सर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम राजगीर में बनाए जा रहे हैं। बुद्ध स्मारक दर्शन केंद्र रामायण विश्वविद्यालय वैशाली में स्थापित किया गया है। मिल्खा सिंह खेल परिसर रीजन साइंस सेंटर गया में स्थापित किया जा रहा है। बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में लगाया गया था, जिस पर यहाँ पर नीतीश कुमार पर हमला भी हो गया था। नीलगायों की शोध संस्था हिरन रेस्क्यू सेंटर बक्सर में स्थापित किया जा रहा है। ये गाय से रिलेटेड जितने भी हैं वो बक्सर में इसकी संस्था खोली गई है। भारत का दूसरा और पूर्वोत्तर राज्य का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन भी हो चुका है हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। आइए बिहार के नवीनतम आंकड़ों को देखते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अहम से भी अहम है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना प्रथम स्थान पर है, सबसे अधिक आय अर्जित करता है। दूसरे नंबर पर बेगूसराय, तीसरे पे मुंगेर है और सबसे कम आय में शिवहर प्रथम स्थान पर, यानी सबसे कम आय शिवहर प्राप्त करता है। नीचे से दूसरे स्थान पर अररिया है और तीसरे स्थान पर सीतामढ़ी है। आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय
सबसे अधिक किसका है तो पटना का। सबसे कम किसका है तो शिवहर का। गरीबी राज्यों की श्रेणी में किसे रखा, गरीबी जिलों में सबसे गरीब जिला कौन सा है तो वह किशनगंज है। उसके बाद अररिया मधेपुरा है। और सबसे बागवानी में जो देखा जा सकता है यहाँ पर, उसमें सबसे कम गरीब जिला कौन है तो यहाँ पर बेगूसराय, भोजपुर और सिवान है। सबसे आणविक बागवानी में शिवहर को प्रथम स्थान, अररिया दूसरे स्थान पर और मधुबनी तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2020-22 में वर्षा वाले क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में हुआ है, उसके बाद सुपौल, उसके बाद पश्चिम चंपारण में। काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है। यहाँ पर देख सकते हैं 2020 में सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अरवल पहले स्थान पर है, कैमूर दूसरे स्थान पर और रोहतास तीसरे स्थान पर। एनएच की लंबाई सबसे अधिक पटना में, उसके बाद मधुबनी में है, उसके बाद मुजफ्फरपुर में है। जबकि सबसे कम एनएच की लंबाई के मामले में शिवहर को प्रथम स्थान प्राप्त है, यानी सबसे ज़्यादा एनएच की लंबाई पटना में है और सबसे कम शिवहर में। सबसे कम नगरीकृत जिलों में शामिल है पटना, सबसे ज़्यादा पर है, मधुबनी सबसे कम पे। तो सबसे ज़्यादा नगर पटना है में, ज़्यादा जिले में सबसे ज़्यादा नगर पटना ज़िले में है, सबसे कम नगर मधुबनी ज़िले में है। बिजली खपत के मामले में पटना प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर गया और तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर है। जबकि बिजली सबसे कम खपत शिवहर, अरवल और शेखपुरा में होता है। चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर रोहतास का है। ये बीपीएससी में पिछली बार ये क्वेश्चन छपा था और बिहार दरोगा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सेशन, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप सेशन में बने रहें। यहाँ पर रोहतास के बाद औरंगाबाद दूसरे स्थान पर और पश्चिम चंपारण। चूँकि 5 ऑप्शन का क्वेश्चन देता है, इसे में आपको डाटा आगे तक का याद रखना होगा। चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान रोहतास, दूसरे स्थान पर औरंगाबाद और तीसरे स्थान पर पश्चिम चंपारण है। इस तीनों जिलों को आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखते हैं तो सबसे गेहूं के शीर्ष जिले, यानी गेहूं सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, ऐसे में रोहतास भी इसमें आगे है। जबकि दूसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर है, तीसरे नंबर पर भोजपुर है। मक्का के उत्पादन में कटिहार प्रथम स्थान पर है और पूर्णिया दूसरे स्थान पर और बेगूसराय तीसरे स्थान पर। दलहन के उत्पादन में पटना का स्थान प्रथम है, जबकि नालंदा दूसरे स्थान पर, औरंगाबाद तीसरे स्थान पर है। गन्ना के उत्पादन में पश्चिम चंपारण प्रथम स्थान पर है, उसके बाद गोपालगंज का स्थान आता है और तीसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण है। केले के उत्पादन में मधुबनी प्रथम स्थान पर बना हुआ है और वैशाली दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर है। आप कक्षा में लगातार बने रहें, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर मक्का के उत्पादन में कटिहार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, पूर्णिया को दूसरा और बेगूसराय को तीसरा स्थान। जबकि दलहन के क्षेत्र में पटना को देखें आपने। गन्ना के उत्पादन में देखा जाए तो पश्चिम चंपारण पहले स्थान पर है, गोपालगंज दूसरे स्थान पर और पूर्वी चंपारण तीसरे स्थान पर। केला के उत्पादन में मधुबनी प्रथम स्थान पर, वैशाली उसके बाद मुजफ्फरपुर का स्थान है। अमरूद के उत्पादन में नालंदा प्रथम स्थान पर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है, चूँकि राजगीर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि राजगीर नालंदा जिले में ही पड़ता है। उसके बाद मुजफ्फरपुर है, उसके बाद रोहतास है। आम के सर्वाधिक उत्पादन में दरभंगा प्रथम स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण और तीसरे पर मुजफ्फरपुर बना हुआ है। सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन में पटना का प्रथम स्थान है और पटना से सटे जिले नालंदा है, उसका दूसरा स्थान और तीसरे स्थान पर समस्तीपुर है। सर्वाधिक मछली उत्पादन में मधुबनी प्रथम स्थान पर है। आपको याद रखना है, केला और मछली के उत्पादन में मधुबनी प्रथम स्थान पर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है। आइए बिहार सरकार की कुछ महत्वपूर्ण समझौतों को देखते हैं। बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य के विकास के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं और महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। उन समझौतों को यहाँ पर देखेंगे। राज्य सरकार ने ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिजली की खरीद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य से समझौता किया है। बिहार का पहला बायोगैस प्लांट गेल इंडिया के साथ किया गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा यहाँ पर। ये गेल इंडिया के साथ बिहार राज्य सरकार ने एक समझौता किया है, जिसके अंतर्गत बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे। बिहार एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य संबंधित सिडबी के साथ समझौता किया गया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से शामिल कर सकते हैं।
हाल ही में एमएसएमई के लिए को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सिडबी के साथ समझौता किया है। बिहार विद्युत आदान प्रदान के लिए बिहार ने नेपाल के साथ एक समझौता साइन किया है। उसके बाद अपने अपने 7 गांवों की अदली बदली के लिए बिहार ने यूपी के साथ समझौता किया है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील भोजन के क्रियान्वयन के लिए बिहार सरकार ने अक्षय पात्र फाउंडेशन से, ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी आया था और दरोगा में भी पूछा गया था। मुजफ्फरपुर कैंसर अस्पताल के लिए बिहार सरकार ने टाटा मेमोरियल सेंटर से समझौता किया है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें बिहार से 3 व्यक्तियों को चुना गया है। आपको याद रखना है, पद्म श्री पुरस्कार के लिए श्रीमती सुभद्रा देवी कला के क्षेत्र में, श्री आनंद कुमार को शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में और श्री कपिल देव शाह को कला के क्षेत्र में दिया गया है। आइए डिटेल से देखते हैं। श्रीमती सुभद्रा मधुबनी की मिथिला लोक कला चित्र, सुभद्रा देवी की पेपर मेसी कला का उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म श्री दिया गया है। पेपर मेसी कला में कागज को पानी में पहले फुलाया जाता है और फिर उसे कूट कर विभिन्न प्रकार के आकार दिए जाते हैं। श्री आनंद कुमार सुपर 30 के संचालक एवं प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। पटना के श्री आनंद कुमार को शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म श्री सम्मान दिया गया है। श्री कपिल देव शाह नालंदा निवासी कपिल देव शाह को 52 बुट्टी बुनाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 2023 का पुरस्कार था। शिक्षक अभ्यर्थी ध्यान देंगे, जो वो पीछे का क्वेश्चन था पद्म श्री से, वो एग्ज़ाम में 100% बनने की संभावना है। ऐसे में आप तैयारी के स्तर को बढ़ाने के लिए उसे एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। आइए बिहार पद्म पुरस्कार 2022 को भी देख लेते हैं, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से भी उठ जाए। तो आचार्य चंदना जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सहवाल गुप्ता साहित्य एवं शिक्षा, मरणोपरांत इन्हें पुरस्कार दिया गया। बिहार से इन दोनों को भी चुना गया है। आचार्य चंदना जी राजगीर विरायतयन की संस्थापक हैं। आचार्य चंदना जी को 2022 में यह पुरस्कार दिया गया है। वे जैन धर्म के आचार्य पद पर रहने वाली प्रथम साध्वी हैं। 84 वर्षीय चंदना जी लगभग 50 वर्षों से लोगों की सेवा कर रहे हैं। सहवाल गुप्ता एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट आदि के संस्थापक डॉक्टर सहवाल गुप्ता को मरणोपरांत पद्म श्री 2022 से दिया गया है और ये प्रख्यात अर्थशास्त्री थे। उसके बाद बिहार पद्म पुरस्कार 2021, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसे देखते हैं। पद्म श्री 4 व्यक्ति को दिया गया। रामविलास पासवान को पद्म भूषण दिया गया था। अन्य 4 पद्म श्री सम्मान पाए थे। रामचंद्र मांझी कला भोजपुरी लोक के लिए और दुलारी देवी को कला मधुबनी पेंटिंग के लिए और दिलीप कुमार को और मृदुला सिन्हा को दिया गया है। आइए रामविलास पासवान के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। चूँकि बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आए थे तो हम लोगों को भी यहाँ पर जानना बेहद ज़रूरी है। तो रामविलास पासवान सार्वजनिक मामलों में उन योगदानों के लिए मरणोपरांत पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। रामविलास पासवान 5 दशक लगभग 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। 1996 से 68 तक वह रेल मंत्री भी रहे। 1969 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के विधायक बने थे। आपको याद रखना है रामविलास पासवान पहली बार कब विधायक बने, तो 1969 ईस्वी को वो विधायक बने थे। 1977 में पहली बार हाजीपुर लोकसभा के सांसद बने। 8 अक्टूबर 2020 को 74 वर्ष की आयु में केंद्रीय मंत्री उपभोक्ता मामलों के पद पर रहते उन्होंने निधन हो गया उनका। उसके बाद श्री रामचंद्र मांझी को बिहार की कला संस्कृति में योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। उनका जन्म 1925 को छपरा के तुजापुर गांव में हुआ था। भिखारी ठाकुर की परंपरा को जीवित रखने का श्रेय उन्हें जाता है। उन्होंने 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। दुलारी देवी मिथिला पेंटिंग की चित्रकला सुश्री दुलारी देवी कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मिथिला कला में मास्टर पेंटर और प्रशिक्षित दुलारी देवी को एक कला शिक्षक बनाने की एक लंबा सफर तय किया। मधुबनी जिले की राठी गांव में जन्मी दुलारी देवी अपनी भित्ति चित्र, गांव के दृश्यों और गणेश दुर्गा के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। विदेशी कला प्रेमी गीता उल्फा ने इसे जीवन पर सचित्र किताब
फ्लाइंग माई पेंट ब्रश के नाम से प्रकाशित किया था। आइए डॉक्टर दिलीप कुमार के बारे में जानते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदानों के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया है। डॉक्टर दिलीप कुमार का जन्म 26 जून 1926 को बांका में हुआ था। 93 वर्षीय डॉक्टर सिंह बिहार के भागलपुर जिले के तिरुपति प्रखंड के शेरमारी गांव में दवाइयां देते हैं। तकरीबन 68 वर्षों में लाखों गरीबों को मुफ्त और कईयों को मामूली पैसा पर इलाज किया था। सुश्री मृदुला सिन्हा कला और साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। गोवा की पूर्व राज्यपाल रह चुकी मृदुला सिन्हा का जन्म 27 नवंबर 1942 को हुआ था, जो मुजफ्फरपुर से संबंध रखती है। उनके जीवन काल की 46 से अधिक पुस्तकें लिखी। आपको ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है यहाँ पर। सुश्री मृदुला सिन्हा गोवा की राज्यपाल भी रही और 46 से अधिक पुस्तकें लिखी। इसका संबंध किस क्षेत्र से है या किस जिले से है? तो मुजफ्फर जिले से है। एक कला साहित्य से जुड़ी हुई थी।